विद्युत रसायन किसे कहते हैं? तो यहाँ पे हमें ये ध्यान रखना होगा कि हमारे पास दो प्रकार की ऊर्जाएं हैं। दो प्रकार की ऊर्जा है। एक है विद्युत ऊर्जा, है ना? विद्युत ऊर्जा। यहाँ पर विद्युत रसायन में हमारे पास दो प्रकार की ऊर्जा होती है, एक विद्युत ऊर्जा और दूसरी होती है रासायनिक ऊर्जा। रासायनिक ऊर्जा। दो प्रकार की ऊर्जा है, विद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा। जब हम विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं, किसको? विद्युत ऊर्जा को हम किस में बदल सकते हैं? रासायनिक ऊर्जा में। और रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। देखो ये दोनों ऊर्जाएं एक दूसरे में बदल सकती हैं। और जहां पर हम इनके बदलने का अध्ययन करते हैं वो है बेटा विद्युत रसायन। इन दोनों ऊर्जाओं का क्या रूपांतरण, ठीक है ना? देखो, तो उसको वो जिसमें हम इसका अध्ययन करेंगे उसको बोलते हैं विद्युत रसायन, ठीक है ना? तो हम इसको इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें क्या होगा, रसायन ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में और विद्युत ऊर्जा को रसायन ऊर्जा में बदलने का अध्ययन किया जाता है, वो क्या कहलाता है? विद्युत रसायन कहलाता है, ठीक है ना? रसायन विज्ञान की एक शाखा है जिसमें क्या होगा, अलग अलग शाखाएं होती हैं, जिसमें क्या होगा, विद्युत ऊर्जा को रासायन ऊर्जा में और रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का अध्ययन करते हैं। इसमें हम क्या करेंगे? उसके बदलने का अध्ययन करेंगे, उसे कहेंगे विद्युत रसायन। ये पहली कंडीशन है ना? पहला हम क्या समझेंगे? विद्युत रसायन क्या हुआ। तो विद्युत ऊर्जा कौन सी हुई, रासायनिक ऊर्जा क्या हुई? माने जो रासायनिक अभिक्रियाओं से के फलस्वरूप, जो रासायनिक अभिक्रियाओं के फलस्वरूप जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसको बोलते हैं रासायनिक ऊर्जा। और जो क्या होगा, इसको हम बदल सकते हैं विद्युत ऊर्जा में, है ना? और जो विद्युत ऊर्जा है, विद्युत ऊर्जा क्या होती है? जो बिजली उत्पन्न होती है, जैसे आप लोगों ने टरबाइन देखा होगा, उनसे उत्पन्न होने वाली जो ऊर्जा है, उसको हम रासायनिक ऊर्जा में बदल सकते हैं। तो इस चैप्टर में हम इन दोनों का अध्ययन करेंगे, ठीक है? देखो बेटा, यहाँ पर सबसे पहले आता है, इन इनको पढ़ने से पहले हम पढ़ते हैं, एक होता है वैद्युत रासायनिक सेल। कुछ सेल होता है ना, जिनमें क्या होगा, कुछ ऊर्जाओं का निर्माण होता है, जैसे वैद्युत रासायनिक सेल है। इसी को हम क्या बोलते हैं? वोल्टेज सेल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वोल्टेज सेल भी बोलते हैं। तीसरा हम कह सकते हैं इसको गैल्वेनिक सेल, ठीक है ना? तो इस प्रकार के सेल, जो इस प्रकार के सेल हैं, जो हमारे पास ये जो इस टाइप के जो सेल होते हैं, इस प्रकार के सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। ध्यान रखना कौन कौन से सेल हैं, जैसे वैद्युत रासायनिक सेल हो गया, वोल्टेज सेल हो गया, गैल्वेनिक सेल हो गया। ये जो सेल होंगे, ये क्या करेंगे? ये रासायनिक ऊर्जा को किस में परिवर्तित करते हैं? विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। तो ये ध्यान रखना, उसे कहते हैं गैल्वेनिक सेल। क्या बोलते हैं उसको? गैल्वेनिक सेल। यानी कि इसमें क्या होगा, जो रासायनिक ऊर्जा होगा उसको विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, घरों में सेल होता है, जो हम घरों में प्रयोग देखते होंगे, टॉर्च में लगाता है सेल, है ना? टॉर्च में हम क्या कर लगाते हैं? सेल लगाते हैं। और उस सेल में कुछ रासायनिक अभिक्रिया होती है, और उससे क्या होगा, बिजली उत्पन्न होती है, और बिजली उत्पन्न होने के बाद हम क्या करते हैं? उसको जलाते हैं, प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, लाइट, है ना? टॉर्च जलाते हैं। तो यहाँ पर इसके अंदर कुछ अभिक्रिया होती है उस सेल के अंदर, जिससे क्या हुआ, एक प्रकार का विद्युत उत्पन्न होता है, ठीक है ना? और उस विद्युत को हम बीच में प्रतिरोध लगा करके प्रकाश ऊर्जा बना देते हैं, ठीक है ना? लेकिन है क्या वो? विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हुआ। अब इसके लिए देखो, जैसे शुष्क सेल होते हैं,
ठीक है ना, लैग्रांज सेल हो गए, डेनियल सेल हो गए, ये सारे इसके एग्जाम्पल है। अब बताएंगे कि किस प्रकार से हो सकते हैं सेल। तो ये गैल्वेनिक सेल हुआ, जिसको हम गैल्वेनिक सेल कह सकते हैं, वैद्युत रासायनिक सेल कह सकते हैं, वोल्टेज सेल कह सकते हैं। ये तीनों एक ही नाम है, ठीक है ना, तीनों क्या है, एक ही नाम है। आगे देखते हैं इसमें। उसके बाद है दूसरे प्रकार का जो सेल है वो है विद्युत अपघटनी सेल। ये दूसरे प्रकार का सेल है। विद्युत अपघटनी सेल क्या होगा, इस सेल में क्या होगा, जो विद्युत ऊर्जा है, गैल्वेनिक सेल में क्या हुआ था, देखो गैल्वेनिक सेल में था रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। यहाँ पर वैद्युत अपघटनी सेल में क्या है, वैद्युत अपघटनी सेल में है विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में। पहले वाले में क्या था, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। इस वाले में क्या है, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में। थोड़ा अंतर है, इसलिए मैं बार बार उनको देख रहा हूँ, है ना। तो यहाँ पे हमें ये समझना होगा कि जो विद्युत अपघटनी सेल है, यहाँ पर क्या होगा, विद्युत ऊर्जा को किसमें परिवर्तित किया जा रहा है, रासायनिक ऊर्जा में। और इस प्रकार के सेल को कहा जाता है विद्युत अपघटनी सेल। इसको हम क्या कहेंगे, विद्युत अपघटनी सेल कहा जाएगा। क्या कहेंगे इसको, विद्युत अपघटनी सेल कहा जाएगा। तो ये होगा बेटा हमारे पास विद्युत अपघटनी सेल। दोनों प्रकार के सेल समझ गए। गैल्वेनिक सेल क्या हुआ, कौन बताएगा, बताओ बेटा, गैल्वेनिक सेल क्या हुआ। जो रासायनिक ऊर्जा को परिवर्तित करना। बिल्कुल, गैल्वेनिक सेल हुआ रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। और विद्युत अपघटनी सेल क्या हुआ, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करना। बिल्कुल करता है, जो है ना, जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, उसे हम कहते हैं विद्युत अपघटनी सेल। तो दोनों प्रकार के सेल हमें पता लगे। इन सेलों के बारे में हम बहुत डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है ना। ये दोनों सेल बहुत डिटेल में इनको पढ़ेंगे। अब इनके बीच कुछ अभिक्रियाएं होती हैं। देखो, जो माना विद्युत ऊर्जा बनी, जो विद्युत ऊर्जा बनी वो कुछ न कुछ कारण से बनी होगी। रासायनिक अभिक्रिया से विद्युत ऊर्जा बनती है ना। उसका कारण होता है, बिना कारण के वो पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा, है ना। तो पहले हम जानेंगे इसमें रिडॉक्स। अब रिडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है, यदि हम इसको देखेंगे, रिडॉक्स अभिक्रिया होती क्या है, ठीक है ना। देखो बेटा, यहाँ पर दो शब्दों से मिलकर के रिडॉक्स बनता है। कितने शब्दों से मिलकर के बना है, दो शब्दों से। देखो यदि हम इसको देखेंगे तो ये है रिडॉक्स, रेड डॉक्स, ऐसा बना। अंग्रेजी में हम इस प्रकार से लिखते हैं। तो यहाँ दो चीजें दिखाई दे रहे हैं हमें, है ना। अंग्रेजी के शब्द में दो शब्द हैं, एक तो क्या है, RED, और दूसरा है OX, है ना। तो ये है बेटा रिडक्शन, रिडक्शन। और दूसरा है ऑक्सीडेशन। इन दो शब्दों से बना हुआ है रिडॉक्स, जो है किस दो शब्दों से बना हुआ है, रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन से। और रिडक्शन का मतलब होता है, क्या होता है बेटा, कोई बता सकता है, रिडक्शन का मतलब क्या होता है। सर अपचयन। बिल्कुल, हिंदी में बोलते हैं बेटा अपचयन, ठीक है ना। ये हिंदी में बोलते हैं, मतलब तो हम नहीं बता पाए अभी, है ना। हमने केवल उसका हिंदी रूपांतरण बताया कि अपचयन बोलते हैं। और इसको बोलते हैं उपचयन। क्या बोलते हैं, उपचयन। उपचयन या ऑक्सीकरण, दो चीजें इसको के नाम से इसको जाना जाता है, उपचयन या ऑक्सीकरण। ऑक्सीडेशन को क्या बोलते हैं, उपचयन या ऑक्सीकरण। इसको बोलते हैं अपचयन। ये अपचयन हो गया, ये उपचयन हो गया। दो प्रकार की चीजें हमें मालूम हो गई, है ना। ये हो गया बेटा रिडॉक्स। इसको क्या कहते हैं, रिडॉक्स। इसे क्या कहते हैं, रिडॉक्स। तो इस प्रकार से हम रिडॉक्स अभिक्रिया समझ सकते हैं इसको, ठीक है ना। रिडॉक्स क्या बना, उपचयन और अपचयन। अब पहले हम ये जानेंगे रिडक्शन होता क्या है।
रिडक्शन किसे कहते हैं? रिडक्शन किसे कहेंगे? रिडक्शन यानी कि अपचयन किसे कहेंगे? किसे कहते होंगे बेटा अपचयन? सर जब हाइड्रोजन की वृद्धि तथा ऑक्सीजन का ह्रास होता है। बिल्कुल, देखो पहला पॉइंट इन्होंने बताया कि मान लीजिए हाइड्रोजन बढ़ गए, हाइड्रोजन की संख्या में बढ़ी, हाइड्रोजन की संख्या बढ़ गई, तब भी क्या है? अपचयन हो गया। या ऑक्सीजन की कमी हो गई, ऑक्सीजन की कमी हो जाए तब भी अपचयन होगा। और कुछ? और कुछ होता है बेटा? अभी और चीज भी होता है। देखो यहाँ पर क्या होगा, एक तो सिंपल, ये तो सिंपल चीजें, ये तो हमने बहुत पुरानी चीजें पढ़ी हुई है, छोटी क्लास में हमने पढ़ा कि हाइड्रोजन की संख्या में वृद्धि है। यहाँ देखो बेटा, यदि हमने क्या देखा कि जैसे सोडियम है या क्लोरीन है, क्लोरीन लेता है, क्लोरीन ज्यादा इफेक्टिव है, और उसने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया और इसने क्या बना दिया? Cl माइनस बना दिया। तो जहां पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं वो भी ऑक्सीडेशन है, सॉरी रिडक्शन है। क्या है? रिडक्शन। तो यहां पर हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन का ग्रहण किया जाना, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण किया जाना भी क्या है? अपचयन है। एक तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जा रहा है, जो ग्रहण कर रहा होगा वहां पर भी क्या, कौन सी क्रिया चल रही होगी? क्या कहेंगे उसको? अपचयन। देखो इसमें क्या होगा, जो धनावेश होंगे, धन आवेश में कमी, तब भी क्या होगा? तब भी होगा रिडक्शन। ऋण आवेश में वृद्धि, ऋण आवेश, जो ऋणावेश होगा, ऋणावेश में क्या होगा? वृद्धि होगी, में वृद्धि। ये तब भी क्या है बेटा? ये तब भी जो है हमारे पास रिडक्शन होगा, इसको भी अपचयन कहेंगे। तो अपचयन, इतनी सारी चीजों को हम अपचयन कह सकते हैं। हाइड्रोजन की संख्या में क्या होना? वृद्धि होना, हाइड्रोजन की संख्या में वृद्धि होना। हाइड्रोजन बढ़ जाएंगे तब भी ऑक्सीजन, तब भी रिडक्शन होगा। ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तब भी क्या होगा? रिडक्शन होगा। इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाना तब भी ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है ना? और यदि धनावेश में कमी आ गई तो समझ लेना तब भी रिडक्शन हो गया। ऋणावेश में वृद्धि हो गई तो तभी रिडक्शन हो जाएगा। ये चीजें आपको दिखाई देंगी रिडक्शन। और ऑक्सीडेशन जो होगा, जिसको हम क्या बोलेंगे? ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण या उपचयन। यहाँ पर बिल्कुल जस्ट इसके अपोजिट, यहाँ पर क्या होगा? हाइड्रोजन की कमी होगी, हाइड्रोजन की कमी, तब क्या हो जाएगा? ऑक्सीकरण। ऑक्सीजन की वृद्धि, तब भी ऑक्सीजन, ऑक्सीकरण। इलेक्ट्रॉन क्या होगा? यहाँ ग्रहण किया जाता है, यहाँ त्यागा जाता है, इलेक्ट्रॉन त्यागा जाना, तब भी क्या होगा? ऑक्सीकरण होगा। यहाँ पर क्या होगा? धनावेश में क्या होगी? वृद्धि होगी, धनावेश में वृद्धि होगी, और ऋणावेश में कमी होगी। तो हमें ये बहुत सारी चीजें याद रखने की जरूरत नहीं है। हमें एक चीज याद रखो, इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना? इलेक्ट्रॉन। तो कोशिश ये करिएगा सभी चीजें याद रख लीजिए, लेकिन यदि याद नहीं रहता तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें, है ना? वैसे हो जाएगा, याद हो जाएगा, पता भी नहीं लगेगा आप लोगों को क्या क्या चीजें आप जान चुके हैं, है ना? धीरे धीरे जब हम प्रैक्टिस में आते हैं तो सारी चीजें हम सीख चुके होते हैं, है ना? तो पहले हम रिडक्शन देखते हैं। तो रिडॉक्स अभिक्रिया क्या हुई, पहले इसको समझ लेते हैं, है ना? रिडक्शन और ऑक्सीडेशन हम समझ चुके हैं। तो ये क्या कहता है कि वे अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीजन तथा, सॉरी ऑक्सीकरण होना था, यहाँ पर क्या होना था? ऑक्सीकरण। जिनमें क्या होगा? ऑक्सीकरण, इसको सही कर लेना है ना? ऑक्सीकरण तथा अपचयन एक साथ संपन्न होते हैं, या उपचयन भी लिख सकते हैं।
यहाँ पर हम उपचयन भी लिख सकते, उपचयन, ठीक है ना। ये ऑक्सीजन हो गया, गलत हो गया है ना। वे अभिक्रियाएं हैं जिनमें ऑक्सीकरण या हम इसको उपचयन और अपचयन एक साथ संपन्न होते हैं, रिडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है ना। इसको ठीक कर लेना है। जहां पर क्या होगा, ऑक्सीकरण और अपचयन क्या होगा, एक साथ होंगे, उसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसको, उसको बोलेंगे रिडॉक्स अभिक्रिया। क्या बोलेंगे, रिडॉक्स अभिक्रिया। तो ये रिडॉक्स अभिक्रिया हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं ठीक कर देता हूँ, ठीक है। उसको क्या बोलेंगे, रिडॉक्स अभिक्रिया। क्लियर। जहां पर ऑक्सीकरण और उपचयन दोनों हो रहे हैं। अब देखो बेटे, इसमें क्या हो सकता है, एक मिनट, ठीक है, ठीक है ना। ऑक्सीकरण और उपचयन एक साथ हो रहा है। इस प्रकार की अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएं भी कहते हैं। ऐसे यदि हम इसको रिडॉक्स न बोल करके ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया भी बोल सकते हैं, ठीक है ना, कहा जाता है। और इसमें उदाहरण है बेटा हमारे पास, ये दे रखा है HgCl2 SnCl2 is equal to Hg2Cl2 और SnCl4। अब पहले हम इस अभिक्रिया को ढंग से समझ लेते हैं। इसमें किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, किसका ऑक्सीकरण हो रहा होगा और किसका अपचयन हो रहा होगा। यहां तो हमें दिखाई नहीं दे रहा। ये देखो, इसमें किसका ऑक्सीकरण हो रहा होगा, किसका अपचयन हो रहा होगा, इसका क्या हो रहा होगा, इसका क्या हो रहा है, इसका क्या हो रहा है, हमें नहीं मालूम। भले यहाँ नीचे लिखा हुआ है, नीचे हमने लिखा हुआ है HgCl2 का अपचयन हो रहा है तथा SnCl2 ऑक्सीकृत हो रहा है। लिखा तो है लेकिन पता नहीं लग रहा है। पता लग रहा है किसी को कि इसका अपचयन क्यों हुआ। HgCl2 को इन्होंने कहा कि अपचयन हुआ। देखो HgCl2 इसका अपचयन हुआ, कैसे पता लगेगा, हमें नहीं लग पा रहा पता। अब हम हाइड्रोजन की वृद्धि हो रही है सर इसमें। हाइड्रोजन तो इसमें क्या हो रहा है, दो है सर उसमें, हाइड्रोजन वृद्धि हो रही है। अच्छा ये, चलो और बच्चे बताओ बेटा, ये मजेदार हो गया। तो और बताओ, ये हाइड्रोजन नहीं बेटा, ये Hg है। हाइड्रोजन जब हम अलग लिखेंगे ये हाइड्रोजन है, लेकिन जब ये इस रूप में होगा तो ये हाइड्रोजन नहीं है, तब ये मरकरी है। क्लियर, हाइड्रोजन नहीं बेटा ये। क्लियर, हाइड्रोजन तब होता है जब वो सिंपल इस फॉर्म में होता है, एस के फॉर्म में होता है। लेकिन ये Hg है, Hg माने मरकरी, हाइड्रोजन नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये मरकरी है। और मरकरी में दो प्रकार होते हैं, मर्क्यूरस और मर्क्यूरिक, ठीक है ना। मर्क्यूरस होता है एक और मर्क्यूरिक होता है, ठीक है ना। तो यहाँ देखो, चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, तुमने कुछ तो पहचाना। और कोई बताओ बेटा, देखो इसको देखो, ये वाला दिखाई दे रहा है हमें और यहाँ ये वाला दिखाई दे रहा होगा। पहले इन दोनों को देखो, ठीक है। ये इससे इसमें परिवर्तित हुआ, यहाँ से इसमें परिवर्तित हुआ। अब इससे हम पता लगाएंगे कैसे हुआ। देखो हमने लिया 2 मॉलिक्यूल HgCl2 और ये कन्वर्ट हुआ Hg2Cl2, इसमें कन्वर्ट हुआ, ठीक है बेटा। यहाँ पर यदि देखो, ये 2 को यदि थोड़ी देर के लिए भूल जाए, क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है ना। तो यहाँ देखो एक Hg पर क्या जुड़े हैं, 2 Cl जुड़े हैं, 1 2। अभी मैं क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर ने बताया तो इसलिए मैं इस टाइप से बता रहा हूँ, ठीक है ना। ऑक्सीजन संख्या निकालनी नहीं बताई, इसलिए मैं इस प्रकार से बता रहा हूँ। देखो Hg पर 2 Cl जुड़े हुए, और यहाँ क्या है, 2 Hg पर 2 Cl जुड़े हैं, एक Cl एक Hg के हिस्से आ रहा है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई।
यहाँ पर एक Hg के पास एक Cl है, यहाँ एक Hg के पास एक Cl है, इस वाले में देखेंगे एक Hg के पास दो Cl है ना। तो यहाँ क्या हुआ, एक Cl पर एक नेगेटिव, एक Cl पर एक नेगेटिव चार्ज होता है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर देखोगे तो एक Hg पर कितने चार्ज हैं, दो पॉजिटिव चार्ज होगा, तभी तो दो Cl माइनस जुड़े हैं। यदि एक धनावेश होता तो एक Cl जुड़ता, लेकिन यहाँ पर दो धनावेश होगा जब इसके पास, इस Hg के पास, तब दो Cl जुड़े हुए हैं। और इस Hg प्लस से क्या हुआ, यहाँ देखो एक Hg प्लस बना, ये अलग अलग तो हैं, ये अलग है, ये अलग है ना। तो यहाँ दो Hg पे दो प्लस चार्ज वाले से एक प्लस चार्ज वाला बना, इसका मतलब इसमें कौन सी क्रिया हुई होगी, इसने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया होगा, क्योंकि इस पे दो धनावेश है, और इसने जब एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया होगा, सॉरी क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन, एक ऋणावेश को ग्रहण करेगा तो एक धनावेश खत्म हो जाएगा, तो इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया होगा, तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने से फिर क्या बना होगा, Hg प्लस बना होगा। जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाली क्रिया कौन सी है, अपचयन है जी। बिल्कुल, हाँ राइट, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना अपचयन कहलाता है, इसलिए इसका अपचयन हुआ, यहां से जब इसमें परिवर्तित हुआ तो अपचयन हुआ। अभी और चीजें सीखने में है ना। देखो दूसरा देखो, अभी तो हमें ऑक्सीडेशन नंबर से सीख रहे हैं, SnCl2 है और इसने कन्वर्ट हुआ किसमें, SnCl4। Cl पे क्या होता है बेटा, एक माइनस चार्ज होता है, तो यहाँ पर Sn को देखो, Sn पे कितने प्लस चार्ज होंगे, दो प्लस चार्ज, क्योंकि दो Cl जुड़े हुए हैं, अब सरलता से समझ में आ रहा होगा है ना। और यहाँ देखोगे तो Sn पे कितने प्लस चार्ज, SnCl4 है, इसका मतलब चार, इसमें चार प्लस चार्ज होंगे। इसमें क्या हुआ होगा, देखो दो प्लस चार्ज से चार प्लस चार्ज हो गए, चार्ज यानी कि प्लस चार्ज हो गए, जब ये दो इलेक्ट्रॉन और त्याग कर देगा, त्याग देगा, जब दो इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो ऐसी दशा में प्लस चार्ज बढ़ते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन त्यागेगा उतना धनावेश आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन त्यागेगा एक धनावेश आएगा, दो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा दो धनावेश आएगा, तीन इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तीन धनावेश। तो देखो यहां से क्या हुआ, ये कंडीशन हुई। अब इलेक्ट्रॉन त्यागना कौन सी प्रोसेस है, उपचयन है जी। उपचयन, जिसको हम उपचयन या ऑक्सीकरण कहते हैं, तो ये ऑक्सीकरण हो गया, क्लियर। और ये दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ हो रही है, साइमल्टेनियसली हो रही है, इसलिए इसको बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। अभी आगे पढ़ेंगे हम इस चीज को है ना, अभी और चीजें पढ़नी, इसमें बहुत सारी चीजें हमें जाननी, ठीक है। तो ये चीजें आपको रेडॉक्स समझ में आ गया होगा, रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है, ये अभी हम शब्दावली सीख रहे हैं बेटा, अभी हम कुछ सीख नहीं रहे। फिर आ गया ऑक्सीकरण, कि ऑक्सीकरण किसे कहते हैं, है ना। तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, वे अभिक्रिया जिनमें, जिसमें क्या होगा, कोई भी परमाणु हो, अणु हो, आयन हो, एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, ठीक है ना। वो अणु हो सकता है, परमाणु हो सकता है, आयन हो सकता है, यदि वो एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है तो उसे क्या कहते हैं, उस क्रिया को कहते हैं ऑक्सीकरण। क्या कहते हैं बेटा उसको, ऑक्सीकरण। किसे कहेंगे बेटा साहिल ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण किसे कहते हैं बेटा साहिल। सर जिसमें परमाणु अणु एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग करते हैं आयन। बिल्कुल, उसको क्या बोलते हैं हम, यानी कि इलेक्ट्रॉन की त्यागने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण। जो इलेक्ट्रॉन त्याग रहा हो, और वो कौन सा हो सकता है, परमाणु हो सकता है, अणु हो सकता है, ठीक है ना, और आयन हो सकता है। देखो मैंने तीनों एक ही चीज लिखी है, ये हाइड्रोजन परमाणु है, ये हाइड्रोजन अणु है, ये हाइड्रोजन आयन है, ये तीनों है बेटा। देखो ये तीनों क्या कर सकते हैं, जब इलेक्ट्रॉन त्याग कर रहे होंगे उस क्रिया को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण। और इसमें क्या है, जिसके कारण क्या होता है, धनावेश में वृद्धि होती है, धनावेशों की संख्या में क्या होती है, वृद्धि होती है। ये इलेक्ट्रॉन त्याग कर देगा तो इसमें H पॉजिटिव आएगा,
यहाँ पर इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो H2 पॉजिटिव आ सकता है, ये इलेक्ट्रॉन त्यागेगा H प्लस आयन त्यागेगा तो इसमें क्या आएगा H2 प्लस आ सकता है, ठीक है ना। भले इसमें 2 प्लस आएगा नहीं, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इसके पास एक ही क्या होता है प्रोटॉन। जैसे हम यदि हम H प्लस को देखेंगे मान लीजिए तो इसके पास एक परमाणु क्रमांक होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन इसने पहले त्याग कर दिया, अब इलेक्ट्रॉन एक ही था उसके पास, अब दूसरा कहां से त्यागेगा, पॉसिबल ही नहीं है ना। लेकिन अन्यों के लिए हो सकता है जहां पर क्या होगा धनावेशी की वृद्धि, तो इसमें तो हो नहीं सकता हाइड्रोजन में, लेकिन अन्यों में हो सकता है। जैसे हम सोडियम ले लें, मान लीजिए हमने सोडियम ले लिया, सोडियम पे एक पॉजिटिव चार्ज है, हमने क्या किया यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन और त्याग कर दिया, तो सोडियम पर 2 पॉजिटिव चार्ज आ सकता है जब उससे एक इलेक्ट्रॉन और निकाल दे, क्योंकि उसके पास कितने थे 11 प्रोटॉन थे, 11 इलेक्ट्रॉन थे, तो 11 में से पहले एक गया तो 10 बचे, 10 में से हमने एक और निकाल दिया ड्राई कंडीशन में, है ना। वैसे निकलता नहीं है लेकिन निकाल दिया हमने। तो इस प्रकार से धनावेशों की वृद्धि होती है। दूसरा ऋणावेशों की कमी होगी, ये याद रखना। अब देखो यहाँ पर कुछ प्रोसेस है, कुछ दिए हुए हैं उन्होंने, जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन क्या हुआ, इस हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर दिया, इसमें एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन इसने त्याग कर दिया, तो धनावेशों की क्या हो रही वृद्धि हो रही थी। यहाँ कोई धनावेश नहीं था, यहाँ धनावेश बढ़ा, ठीक है ना। दूसरा देखेंगे, मान लीजिए हमारे पास कॉपर है, क्या बेटा कॉपर है, कॉपर ने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर दिए, 2 इलेक्ट्रॉन इसने त्यागे, तो जितने इलेक्ट्रॉन त्यागेगा उतना क्या आएगा इसमें धनावेश आएगा, 2 पॉजिटिव आ गया। देखो क्लोराइड आयन है, ठीक है ना, क्लोराइड आयन है, इसमें क्या है ऋणावेश है, एक ऋणावेश। यदि ये ऋणावेश किसके कारण है, इलेक्ट्रॉन के कारण, उस इलेक्ट्रॉन को उसने त्याग कर दिया तो ये क्या बना क्लोरीन बन गया और इसने एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर दिया, इसमें ऋणावेश खत्म हो गया, है ना। तो यहाँ पर हम इस प्रकार से इसको समझ सकते हैं, ये है। तो इस प्रकार से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का त्यागना ही क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है, ठीक है। दूसरा देखते हैं उपचयन, उप अपचयन, सॉरी उपचयन नहीं, अपचयन। अपचयन में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण किया जाए। देखो वे अभिक्रियाएं हैं जिनमें क्या होगा, कोई भी परमाणु क्या होगा, परमाणु हो गया, अणु हो गया, आयन हो गया, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उसे क्या बोलते हैं, उप सॉरी अपचयन, क्या बोलते हैं उसको, अपचयन। और अपचयन में क्या होता है, जिसके कारण ऋणावेश में वृद्धि होगी, इसमें ऋणावेश में वृद्धि हो जाएगी, ठीक है ना, धनावेश में कमी आ जाएगी, ऋणावेश में वृद्धि होगी, धनावेश में कमी आ जाएगी, बस सेम कंडीशन देखो यहाँ पर। H प्लस ने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो हाइड्रोजन बन गया। देखो धनावेश की कमी, यहाँ एक था यहाँ 0 हो गई, ये कोई धनावेश, धनावेश में कमी, देखो यहाँ धनावेश में कह रहा कमी है, तो यहाँ एक प्लस था यहाँ 0 हो गया। देखो यहाँ 2 प्लस था, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया 0 हो गया, ये धनावेश में कमी होती। और ऋणावेश में क्या होगी, वृद्धि होगी, तो ऋणावेश में वृद्धि देखो, सल्फर पे कोई आवेश नहीं था, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए 2 ऋणावेश आ गए, तो ऋणावेश में वृद्धि हो रही है ना। तो इस प्रकार से हम उसको कह सकते हैं, ये कौन सी अभिक्रिया होगी, ये कहलाएगी अपचयन अभिक्रिया। इसको हम क्या कह सकते हैं, अपचयन अभिक्रिया कह सकते हैं, ये बेटा अपचयन अभिक्रिया। तो ये सिंपल दोनों चीजें थी, ठीक है। अब मुझे बताओ, ये अब आना था इसने वैसे, चलो कोई बात नहीं, ठीक। अब पहले मुझे बताओ बेटा अपचयन किसे कहते हैं, हाँ मैं एक एक करके पूछ लेता हूँ, अपचयन किसे कहते हैं, है ना। सुषमा बताओ बेटा अपचयन किसे कहते हैं, अपचयन किसे कहते हैं, सुषमा मालूम है, कहा चल तुझे मालूम है बेटा। अणु परमाणु तथा आयन एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है जिसके कारण ऋणावेशों में वृद्धि होती है तथा धनावेशों में कमी आ जाती है। उसे हम अपचयन कहते हैं, बहुत बढ़िया। और उपचयन या ऑक्सीकरण किसे कहेंगे, उपचयन, अब तुम नहीं बताओ बेटा, है ना, उपचयन, और इसको हम कह सकते हैं ऑक्सीकरण, ठीक है ना, ऑक्सीकरण किसे कहेंगे बेटा राहुल। सर जिसमें
हाइड्रोजन की कमी और ऑक्सीजन की वृद्धि होती है सर। हाइड्रोजन की कमी, या हम इसे कह सकते हैं कोई अणु, नहीं। परमाणु, आयन जो इलेक्ट्रॉन को क्या करता हो, त्यागता हो, है ना, तो उस क्रिया को हम उपचयन कह सकते हैं। और ठीक है, धनावेश में वृद्धि होती सर धना, तथा ऋणावेशों में कमी आ जाती है, उसे बिल्कुल, ऑक्सीकरण। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा, है ना। शिक्षा किसे कहेंगे बेटा उपचयन? शिक्षा बताओ बेटा। आवाज नहीं आ रही इसकी। दीक्षा, ओ भाई दीक्षा नहीं, सॉरी, दिव्या। जिसमें कोई परमाणु अणु अथवा आयन हाँ, कोई बात नहीं, एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। ठीक है, उसे हम कह सकते हैं ना। आ, ये प्रियांशी, अपचयन किसे कहेंगे बेटा? प्रियांशी, अणु, परमाणु और आयन जो है जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं किसे कहते हैं, फिर बताओ, तुम बताओ प्रियांशी। धनावेश की कमी को तथा ऋणावेश की वृद्धि को अपचयन कहा जाता हाँ, ये भी हम कह सकते हैं, मेन डेफिनेशन इसकी है कि जब वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, अणु, परमाणु या आयन, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उसे कह सकते हैं। आयुष बेटा किसे कहेंगे आपसे? आयुष बताओ। मतलब जिसमें परमाणु अणु या आयन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं एक या एक से अधिक। बिल्कुल, ठीक है ना। अभिषेक, चलो वंदना तुम बताओ बेटा। वह अभिक्रियाएं जिसमें परमाणु अणु और आयन इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। बिल्कुल ठीक है, तो हम इस प्रकार से समझ सकते हैं, है ना। तो चलो अब नेक्स्ट पॉइंट है बेटा हमारे पास इलेक्ट्रोड। नेक्स्ट, अब इलेक्ट्रोड किसे कहेंगे, ठीक है ना। हमारे पास समस्या ये होती है कि इलेक्ट्रोड किसे, क्योंकि ये शब्द आएंगे वहां, है ना, इलेक्ट्रोड शब्द आएगा। इलेक्ट्रोड को समझते हैं, तो इलेक्ट्रोड होता क्या है, क्या हो सकता है बेटा केशव? केशव रतूड़ी, पढ़ा है तुमने? नहीं पढ़ा हो, अभी किसी ने नहीं पढ़ा, फिर भी यदि कुछ आइडिया हो इसके बारे में, ऐसा जरूरी नहीं। केशव है ना, कोई आइडिया है बेटा इसके बारे में, इलेक्ट्रोड किसे कहते हैं? चलो कोई बात नहीं, मैं बता रहा हूं। देखो यहाँ इलेक्ट्रोड हम क्या समझेंगे कि कोई धातु की छड़ है, क्या लेंगे, कोई धातु की छड़, छड़ मान लीजिए कोई धातु हमारे पास है, हमारे पास धातु हो सकते हैं, कॉपर हो सकता है, जिंक हो सकता है, ये हमारे पास धातु, और इसकी रॉड ले लेते हैं, इस प्रकार की रॉड लेते हैं। किसी धातु की छड़ को जब उसके उसी धातु के लवण के विलयन में, मान लीजिए कोई धातु की छड़ है और उस धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के विलयन में, माना इसका लवण लेते हैं, कॉपर की हमने छड़ ली और कॉपर के धातु के लवण का विलयन, कॉपर के धातु का लवण का विलयन क्या होगा, कॉपर का पहले धातु लेते हैं और ये धातु कॉपर धातु है और उसका लवण देखते हैं तो इसका कॉपर सल्फेट लवण है, ये इसका लवण है, और इसके लवण के विलयन, कोई धातु की छड़ उसी धातु के लवण के विलयन में, उसी धातु, ये देखो उसी धातु कॉपर के धातु के लवण के विलयन में इसका विलयन बना लेते हैं, कॉपर सल्फेट का विलयन लेते हैं, और इस विलयन में जो छड़ है या आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से डुबा देते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड। ये है इलेक्ट्रोड, समझ में आया बेटा। यहां पर हम क्या करेंगे कि हमने एक धातु की छड़ ली
और इस धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के विलयन में, देखो ये लवण है इसका, और इसका हमने विलयन बनाया, और उसी धातु के लवण के विलयन में आंशिक रूप से डुबा दिया, तो वो क्या कहलाएगा, वो हमारे पास कहलाएगा इलेक्ट्रोड। क्या कहलाएगा बेटा इसमें, इलेक्ट्रोड कहलाएगा। ये हमारे पास इलेक्ट्रोड हो जाएगा, इसे कहेंगे इलेक्ट्रोड। अब मान लीजिए ये तो कॉपर का छड़ लिया हमने, कॉपर सल्फेट के लवण के विलयन में आंशिक रूप से डुबाया, तो उसको हमने क्या बोला, कॉपर इलेक्ट्रोड। मान लीजिए हम जिंक की छड़ लेते हैं, जिंक की छड़ लेते हैं, माने जिंक की रॉड ली हमने, है ना, और इसको हमने क्या किया, जिंक सल्फेट के लवण, यानी कि इसी का लवण लेंगे, इसी का लवण लिया हमने जिंक सल्फेट, क्या लिया, ZnSO4, ठीक है ना, लवण, इसका फिर विलयन बनाया, और उस विलयन में हमने आंशिक रूप से डुबाया, तो ये हो जाएगा जिंक इलेक्ट्रोड। क्या बोलेंगे उसको, जिंक इलेक्ट्रोड। क्या हो जाएगा, जिंक इलेक्ट्रोड। ये क्या होगा, कॉपर इलेक्ट्रोड, ये कॉपर इलेक्ट्रोड हो जाएगा। तो इलेक्ट्रोड को हम समझ गए होंगे, माना कोई धातु की छड़ ली और उसको उसी के लवण के विलयन में डुबाया। कोई धातु की छड़ ली और उस धातु की छड़ को उसी के लवण के विलयन में आंशिक रूप से डुबाया, आंशिक माने आधा, या पूर्ण रूप से डुबा सकते हैं, तो उस विलयन, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोड। ये अपने आप में क्या हो गया, एक इलेक्ट्रोड हो गया। यहाँ पर ये देखो, ये कॉपर इलेक्ट्रोड हो गया, इसको देखेंगे तो ये जिंक इलेक्ट्रोड हो गया, एक तो कॉपर इलेक्ट्रोड और एक जिंक इलेक्ट्रोड। तो इस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं। इसमें दो चीजें आती हैं, एक होता है एनोड और दूसरा होता है कैथोड, ठीक है ना। एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। यहाँ पर दो इलेक्ट्रोड होंगे, एक होगा इस टाइप से बन सकते हैं, एक एनोड होगा, सॉरी एनोड इस तरफ लिखेंगे, है ना, इसके लिखने के तरीके में, और दूसरा होगा कैथोड। ये क्या होगा, एनोड होगा। तो एनोड हमने इलेक्ट्रोड दिया, इस एनोड पर हमेशा क्या होता है, यहाँ पर होता है ऑक्सीडेशन। एनोड पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन, इसको क्या बोलते हैं, उपचयन, ऑक्सीकरण, ठीक है ना। और यहाँ पर यदि कैथोड देखेंगे तो यहाँ पर होता है रिडक्शन, जिसको रिडक्शन हम कहते हैं, वो क्रिया होती है कैथोड पर। तो अभी धीरे धीरे जब हम गैल्वेनिक सेल थोड़ा बता रहे होंगे, अभी तो हम केवल टर्म्स बता रहे हैं कि ऑक्सीकरण, अब रिडॉक्स अभिक्रिया क्या हो रही है, ऑक्सीकरण किसे कहते हैं, अपचयन किसे कह रहे हैं, अभी तो उनके शब्दावली हम पढ़ रहे हैं, है ना। अभी तो हमने चैप्टर शुरू किया ही नहीं, अभी तो हमने गैल्वेनिक सेल को पढ़ा ही नहीं, है ना, या गैल्वेनिक सेल की संरचना पढ़ी नहीं, अभी तो हम उनके से संबंधित जो क्या है शब्दावली है उनको पढ़ रहे हैं, है ना। कैथोड आ जाएगा, अब इसके बाद होता है बेटा गैल्वेनिक सेल शुरू, है ना। तो ये हमारे पास क्या हो गया, यहाँ तक जो हमने पढ़ी, ये छोटे छोटे परिभाषाएं हैं। और इनसे पहले हम थोड़ी सी और एक शब्द और है, ऑक्सीकरण अवस्था निकालना। ऑक्सीकरण क्योंकि थोड़ी सी जरूरत पड़ेगी इसकी, ऑक्सीकरण, वैसे तो हमारे पास ये ऑक्सीकरण अवस्था वाला चैप्टर नहीं है, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी हमें समझना होगा ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए, है ना, ज्यादा नहीं, थोड़ी सी जरूरत पड़ेगी हमें, ठीक है। तो पहले हम थोड़ा एक ऑक्सीकरण थोड़ी सी हल्का सा बता देता हूं मैं, कि ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालते हैं। ऑक्सीकरण संख्या, क्योंकि यहाँ पर जरूरत पड़ेगी, है ना, ऑक्सीकरण संख्या। तो देखो बेटा, कुछ चीजें हमें याद रखनी होगी, है ना। ऑक्सीकरण अवस्था, जैसे मान लीजिए हमने कहा HgCl2, हमने थोड़ी देर पहले HgCl2 में देखा, तो जिसकी हमें ऑक्सीकरण संख्या निकालनी होती है उसको हम x मान देते हैं। जैसे ये है, इसको हमने क्या मानना है, जैसे हमें Hg की निकालनी, तो इसको मानना पड़ेगा हमें x। और ये देखिए, जो हैलोजन परिवार होते हैं बेटा, जो हमारे पास क्या है, हैलोजन परिवार, जैसे हमारे पास क्या होगा, फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, है ना, इनकी हमेशा -1 होती है, ठीक है ना, क्या होगी, -1। जो हमारे पास फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट होते हैं, मैं धीरे धीरे इसलिए बता रहा हूँ, अभी एक साथ नहीं बता रहा हूँ आप लोगों को,
जो फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट होते हैं वो जैसे माना हमारे पास लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबियम है, सीजियम है, इनकी +1 होती, ठीक है ना। ऑक्सीजन फैमिली है, ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, इनकी -2 होती। इनकी जरूरत पड़ेगी, धीरे धीरे हम सीख लेंगे कौन कौन सी चीजें। तो देखो यहाँ पर हमारे पास हेलोजन फैमिली का Cn है, तो यहाँ क्या आएगा बेटा, देखो ऑक्सीजन संख्या हम कैसे निकालते हैं। मान लीजिए हमें Hg और Cl2 के निकालने, तो Hg को मान लिया हमने x, Hg को क्या माना x, और Cl को क्या माना -1, और -1 तो है लेकिन इसमें 2 Cl है, Cl का तो -1 होता है लेकिन यहाँ 2 है, इसलिए 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। और इस पूरे मॉलिक्यूल को पर देखेंगे कोई आवेश है इस पर कोई आवेश है नहीं है, तो जब कोई आवेश नहीं है तो ये बराबर हो जाएगा 0। यदि +1 होता है तो यहाँ +1 लिखते, यहाँ +2 होता है +2 लिखते, -1 होता है तो -1 लिखते यहाँ पर, लेकिन इस पर कोई आवेश नहीं पूरे मॉलिक्यूल पर, इसलिए हमने 0 कर दिया। तो क्या आ जाएगा, x इज, यहाँ पर देखो 2 एकम 2 -2 आएगा, x - 2 बराबर 0, और x बराबर कितना आ जाएगा, +2 आ जाएगा। तो इस पर क्या है, Hg पर क्या है, +2 ऑक्सीजन संख्या। अब दूसरा देखो, यदि हम Hg2Cl2 में देखते हैं, इसमें कितनी Hg की ऑक्सीजन संख्या कैसे आएगी, तो आप Hg को मानेंगे x, लेकिन x तो माना Hg को, लेकिन ये 2 तो है इसलिए 2 लिखना पड़ेगा। Hg कितने, 2 है। फिर क्या हुआ, -1 आया, ये तो इस Cl का है लेकिन ये 2 है, फिर बराबर कितना आ जाएगा, बराबर 0 आएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, पूरे में क्या है, 0 है। तो यहाँ पर देखो बेटा 2x - 2 = 0, तो 2x = कितना आएगा, ये उधर जाएगा, देखो ये इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा, +2, क्योंकि इधर माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। x बराबर क्या होगा, x बराबर होगा 2/2 है जी। हाँ बिल्कुल 2/2, +2/2 बराबर कितना आएगा, +1 आएगा बेटा, क्या आएगा, +1। तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं। अब जैसे जैसे हमें जरूरत पड़ेगी उसी हिसाब से हम इनको सॉल्व करते रहेंगे, पर हम निकालेंगे ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं बेटा गैल्वेनिक सेल। हमने शुरू में पढ़ा था कि गैल्वेनिक सेल किसे कहते हैं, तो गैल्वेनिक सेल में क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। जो गैल्वेनिक सेल है उसमें जो रासायनिक ऊर्जा है उसको विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। और धीरे धीरे क्या होता है, जिससे सेल की ऊर्जा कम हो जाती है। जैसे आप लोगों ने टॉर्च का सेल देखा होगा, वो एक प्रकार का गैल्वेनिक सेल है, ठीक है ना। आपने उसका यूज किया तो प्रारंभ में हम क्या करते हैं, सेल लेते हैं तो उसको तेज लाइट देता है, ठीक है ना। और धीरे धीरे देखते हैं, धीरे धीरे एक समय ऐसा आता है जब उसकी लाइट क्या होती रहती है, खत्म होती रहती है, वो डिस्चार्ज होने लग जाता है, और अंत में क्या हो जाता है, सेल चलता ही नहीं। ये घड़ी का सेल देख लो, है ना। तो ये क्या करता है, जो ऊर्जा परिवर्तित करता रहता है, और धीरे धीरे क्या लगता है, बाद में क्या हो जाता है, वो डिस्चार्ज हो जाता है, ऊर्जा कम हो जाती है ना। इसमें 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, देखो आगे इलेक्ट्रोड शब्द, इसमें 2 इलेक्ट्रोड होते हैं। कितने इलेक्ट्रोड होते हैं, 2। अब 2 इलेक्ट्रोड का मतलब एक धातु की छड़ लेना है और उसी धातु के लवण के विलयन में उसको आधा डुबाना है, ठीक है ना। हमने 2 इलेक्ट्रोड बनाने हैं, जैसे एक इलेक्ट्रोड यहाँ पर लिया, क्या किया, एक धातु लिया, धातु की छड़ ली, और उस धातु की छड़ को उसी के लवण के विलयन में, तो एक इलेक्ट्रोड बन जाएगा, 2 इलेक्ट्रोड होते हैं। कितने होते हैं, 2 इलेक्ट्रोड। गैल्वेनिक सेल में कितने होते हैं, 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, ठीक है ना। क्या होता है, 2 इलेक्ट्रोड, तो एक इलेक्ट्रोड ये हो गया और एक इलेक्ट्रोड ये हो गया। हम उसी प्रोसेस से चल रहे हैं, मैं एक साथ बता सकता था आपको, लेकिन उसी से देखो, इसमें क्या कहते हैं, जिन्हें जोड़ने पर, यदि हम इनको जोड़ दें, देखो इसको इसके साथ जोड़ेंगे, ठीक है ना। कह रहा है जिन्हें जोड़ने पर एक इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण और दूसरे, जिसे हम क्या कहते हैं, एनोड, एक पे क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा, और जिस पर ऑक्सीकरण होगा उसे क्या कहेंगे, एनोड कहेंगे। मान लीजिए दाहिनी तरफ जो हमने लिखा ये एनोड है, और यहाँ क्या होगा, ऑक्सीकरण, ये कह रहा है ऑक्सीकरण होगा, ठीक है ना। एनोड पर ऑक्सीकरण होता है,
दूसरी ओर इलेक्ट्रोड पर क्या होगा, अपचयन होगा, और उसको क्या कहेंगे, कैथोड। ये क्या होगा, कैथोड हो जाएगा। और यहाँ पर क्या होगा, रिडक्शन होगा। रिडक्शन मीन्स अपचयन, यहाँ पर क्या होगा, अपचयन होगा। ठीक है, क्या होगा, अपचयन होगा। इस प्रकार से हमारे पास दो चीजें आ जाएंगी, और कहता है कि देखो ये दोनों इलेक्ट्रोड अर्ध सेल कहलाते हैं। ये अर्ध सेल है, इसको क्या बोलेंगे, ये अर्ध सेल है। इस सेल को क्या बोलेंगे, अर्ध सेल। पूरा सेल नहीं है, आधा सेल है। और ये भी क्या है, अर्ध सेल, ये हो गया, और अर्ध सेल ये हो गया। आधा आधा सेल मिला करके तब पूरा सेल बन पाएगा, अर्ध सेल ये हो गया। ठीक है, ये देखो ये दोनों अर्ध सेल कहलाते हैं, और अर्ध सेलों में होने वाली जो क्रिया है वो अर्ध सेल अभिक्रिया होगी, इनके अंदर जो होने वाली। लेकिन इसको एक और चीज है बेटा, यहाँ गैल्वेनिक सेल को यहाँ जोड़ा जाता है, एक इसको बोलते हैं लवण सेतु। यहाँ लवण सेतु ऐसे जोड़ना पड़ेगा, तब जाके इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है। ठीक है ना, देखो इसको कहते हैं लवण सेतु। इस प्रकार से बनता बेटा हमारे पास, ये बना हमारे पास, है ना। और देखो जिसको क्या करते हैं, जो मोटर हो गया, हीटर हो गया, पंखा हो गया, गीजर, इसमें इसका प्रयोग करते हैं। कौन से, गैल्वेनिक सेल। ठीक है ना। अब गैल्वेनिक सेल अभिक्रिया इस प्रकार से है, जो ये लिखी हुई है। ठीक, इस सेल अभिक्रिया को कल मैं आप लोगों को बताता बेटा, क्योंकि आज ये पूरा नहीं हो पाएगा।